गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा स्टेजेस ऑफ हेपेटाइटिस सी के बारे में। जो हेपेटाइटिस सी है इज वन ऑफ द सीरियस एंड वन ऑफ द वेरी कॉमन इन्फेक्शन। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि इसकी क्या स्टेजेस हैं जो आपको पहचाननी चाहिए। नाउ सबसे पहले समझिए कि हेपेटाइटिस सी का वायरस है क्या। वास्तव में हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है ये लीवर का इन्फेक्शन करता है। ये वास्तव में आपका जो लीवर है उसको सीरियसली डैमेज कर सकता है, सीवियर डैमेज कर सकता है। और ये जो हेपेटाइटिस सी का वायरस है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। अगर हम सच्चाई को देखें तो अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में अराउंड 2.4 to 3 मिलियन पीपल इस डिजीज से सफर करते हैं। अगर हम एग्जैक्ट नंबर वर्ल्ड का देखें तो दिस इज ए वेरी वेरी कॉमन इन्फेक्शन जो परेशान करता है लोगों को। ये जो इन्फेक्शन है इन द बिगिनिंग बहुत कम सिम्टम लेके आता है, इसलिए इसको पहचानना बहुत आसान नहीं होता है। इन लोगों को पता ही नहीं लग पाता है कि उन्हें हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है। जो वायरस है जैसा मैंने कहा ये ब्लड के थ्रू फैलता है या कोई भी बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलता है, एक से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट हो जाता है। इस वायरस के अलग अलग जीनोटाइप्स हैं, मोस्टली 1 से लेकर 6 नंबर तक। इन अलग अलग एरियाज में अलग अलग जीनोटाइप पाए जाते हैं। एंड चूंकि ये जीनोटाइप्स अलग अलग हैं इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है, जो आपको हमेशा समझने की जरूरत है। नाउ जहां तक स्टेजेस की बात है तो सबसे प्रॉब्लम ये है कि ये जब लोगों को अफेक्ट करता है तो अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है और कभी कभी इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो एकदम अननोटिस्ड चले जाते हैं और हमें समझ में नहीं आते हैं। नाउ स्टेज 1 को देखिए। स्टेज 1 जो है इज द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इज कि आपके शरीर में जब ये वायरस आया और आपको पहला सिम्टम आया, मतलब आज की तारीख में वायरस आया और जब आपको पहला सिम्टम इसकी डिजीज का कोई दिखाई दिया, ये इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर हम हेपेटाइटिस सी को देखें तो साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 से लगा के 80 दिन का है। इसका मतलब आज की तारीख में आया वायरस तो हो सकता है कि 14वें दिन आपको लक्षण आए, बट ये जो लक्षण है वो 80 दिन के बाद भी 80 दिन तक आ सकते हैं। तो इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 14 to 80 डेज माना जाता है, बट ऑन एन एवरेज जो सिम्टम्स हैं वो 45 डेज में अपीयर हो जाते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज द फर्स्ट स्टेज। द सेकंड स्टेज इज द एक्यूट हेपेटाइटिस सी। जो एक बार इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हुआ, आपको सिम्टम्स अपीयर हुए और ये जो सिम्टम्स अपीयर होंगे वो एक्यूट हेपेटाइटिस सी के फॉर्म में होंगे। ये शॉर्ट टर्म इलनेस है। शॉर्ट टर्म इलनेस इन द सेंस कि ये जो प्रॉब्लम है ये जहां से इंफेक्शन आया वहां से 6 महीने तक चल सकते हैं। आज की तारीख में वायरस बॉडी में आया तो 6 महीने तक एक्यूट इंफेक्शन की जो स्टेज है वो चल सकती है। ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि कुछ लोग 6 महीने के अंदर इस इंफेक्शन को क्लियर कर देते हैं और इस बीमारी से पूरी तरह बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये इंफेक्शन लगातार चलता चला जाता है एंड क्रॉनिक हो जाता है। ये जो एक्यूट इंफेक्शन जो खत्म हो जाता है, जो लोग इससे बाहर आ जाते हैं, इनकी संख्या सिर्फ 15% है। सिर्फ 15% पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस इंफेक्शन को क्लियर कर देते हैं एंड वास्तव में इम्यूनिटी उनको डेवलप हो जाती है। लेकिन 85% लोग ऐसे हैं जिनको ये इंफेक्शन ये लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है एंड ये चलता चला जाता है। इसे कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी। इसका मतलब यह है कि शुरू के जो 6 महीने हैं इसमें एक्यूट हेपेटाइटिस है और 6 महीने के बाद ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस मानी जाती है। 15% लोगों में ये अपने आप ही खत्म हो जाती है, लेकिन 85% पेशेंट्स में ये क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हुई और इसको ट्रीट नहीं किया गया तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आती है, पर्टिकुलरली सिरोसिस लिवर एंड अगर अनट्रीटेड हुई तो लिवर कैंसर तक। नाउ लुक एट द लिवर सिरोसिस। जहां तक लिवर सिरोसिस का सवाल है कि अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है ये चलती चली जाती है तो लिवर की जो सेल्स है उनका इन्फ्लेमेशन होता चला जाता है, उनमें डैमेज होता चला जाता है और इस डैमेज की जो हीलिंग प्रोसेस है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो स्कार टिश्यू है वो डेवलप हो जाता है। तो सेल्स जो है ना वो दे डाई
और स्कार टिश्यू डेवलप हुआ तो इसके चलते सिरोसिस लिवर डेवलप हो जाती है। नाउ सिरोसिस लिवर को डेवलप होने में 20 से 30 साल तक का टाइम लग जाता है। इसलिए बड़ा आश्चर्य होता है लोगों को कि कभी जो है ना मुझे इन्फेक्शन तो हुआ था सन 1990 में और सिम्टम्स अब आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज अगर इन्फेक्शन हुआ तो जो सिरोसिस लिवर है वो 20 से 30 साल बाद आ सकती है। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस इन्फेक्शन। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर एसोसिएटेड HIV का इन्फेक्शन है तो ये जो स्पीड है ये स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाती है एंड शॉर्ट टर्म में आपको सिरोसिस के जो सिम्टम्स हैं वो आने लगते हैं। नाउ द लास्ट जो सिम्टम आता है या प्रॉब्लम आती है, स्टेज आती है, वो है लिवर कैंसर। जब सिरोसिस डेवलप हुई तो यह बात बिल्कुल सही है कि जो लिवर कैंसर है उसका रिस्क हमेशा ऊपर की तरफ आ जाता है। इसलिए अगर आपको लिवर सिरोसिस आइडेंटिफाई हुई तो आपके डॉक्टर हमेशा उसको टेस्ट करा के चलते हैं कि कहीं कोई लिवर कैंसर का एविडेंस तो नहीं है। यह हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये इस तरह का जो कॉम्प्लिकेशन है बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आता है, इन कभी कभी बिल्कुल साइलेंटली चलता चला जाता है। Now, क्वेश्चन ये है कि आपको हेपेटाइटिस सी मिलती कैसे, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। नाउ देयर आर हाई रिस्क कैटेगरीज या हाई रिस्क एक्टिविटीज जिसके चलते हेपेटाइटिस सी आपकी बॉडी में आ सकती है। अगर आप नीडल यूज करते हैं, पर्टिकुलरली वो लोग जो ड्रग यूज करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं, नीडल्स जो है यूज करते हैं, अगर ये शेयर करते हैं नीडल्स, उससे सबसे कॉमनली ये वायरस इंफेक्शन ट्रांसमिट होता है। तो एनी जो है ना सिरिंज जो आप शेयर करते हैं वो इस इंफेक्शन को लाने की ताकत रखती है। इवन जो लोग जो नाक से स्नॉट करते हैं कोकेन जैसी चीज, उनको भी इस तरह का इंफेक्शन आने की हमेशा खतरा होता है। कोई भी टैटू आप बनवाते हैं, पियर्सिंग टूल्स यूज होते हैं जो कि डिस्पोजेबल नहीं है, हेपेटाइटिस सी का इंसिडेंस हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। नाउ अगर हम नॉन स्टेराइल आइटम्स को देखें जो भी आपकी बॉडी में यूज होते हैं इंजेक्ट करने के लिए, वो हेपेटाइटिस सी का जो इंसिडेंस है उसको बढ़ाने की ताकत रखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज्ड टू बी द मोस्ट कॉमन सोर्स, क्योंकि जो ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज किया जाता था उसमें हेपेटाइटिस सी टेस्ट नहीं किया जाता था, अब रेगुलरली टेस्ट किया जाता है। बट बहुत सारे कंट्रीज अभी भी ऐसे हैं जहां स्क्रीनिंग में हेपेटाइटिस सी टेस्ट नहीं किया जाता, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज वन ऑफ द वेरी कॉमन सोर्स जिसके चलते हेपेटाइटिस सी आपकी बॉडी में आ सकता है। कोई भी नॉन स्टेराइल मेडिकल इक्विपमेंट है, आप डायलिसिस कराते हैं, आप इंट्रावेनस फ्लूइड लगवाते हैं, आप कोई भी सर्जरी कराते हैं, अगर नॉन स्टेराइल मेडिकल इक्विपमेंट यूज हुआ तो जो इंसिडेंस है हेपेटाइटिस सी का वो ऊपर की तरफ जाएगा। ना कोई भी टूल जो आपकी बॉडी में पियर्स करता है एंड अनस्टेलाइज्ड है वो आपको रिस्क में खड़ा करता है। ऐसे ही कोई भी ब्लड और कटिंग रिचुअल्स हैं, जैसे नाक में जो लोग छेद कराते हैं, कान में जो पियर्सिंग कराते हैं, वो अगर डिस्पोजेबल उससे नहीं यूज होगा तो उससे हमेशा इस तरह का डर रहेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेपेटाइटिस सी इसके जरिए से आ जाएगा। नो देयर आर सर्टेन मीडियम रिस्क एक्टिविटीज, मतलब इनके चलते भी हेपेटाइटिस सी आ सकती है लेकिन संभावना कम होती है। तो हाई रिस्क एक्टिविटीज हमेशा आपको समस्या में खड़ी करेंगी। जो मीडियम रिस्क एक्टिविटीज है उस समस्या में खड़ी कर सकते हैं बट इंसिडेंस लो है, इन द सेंस कि अगर आप डिस्पोजेबल ग्रूमिंग या हाइजीन जो सप्लाईज हैं उनको शेयर करते हैं, आप रेजर शेयर करते हैं, आप टूथ ब्रशेस शेयर करते हैं, आप नेल की क्लिपर्स शेयर करते हैं, अगर इस तरह की चीजें आप शेयर करते हैं आप जिसके साथ में शेयर करते हैं उन्हें हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन है तो काफी पॉसिबिलिटी है कि ये इंफेक्शन आपको आ जाएगा। नाउ अगर आपको हेपेटाइटिस सी है एंड आपको कोई घाव हुआ, कोई इंफेक्शन हुआ एंड आप उसको वुंड को कवर नहीं करते हैं या बैंडेज इधर उधर फेंकते हैं एंड वो ब्लड अगर दूसरे किसी आदमी के संपर्क में या टच में आता है, द पॉसिबिलिटी कि हेपेटाइटिस सी ट्रांसफर हो जाएगा वो हमेशा बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर महिलाओं को हेपेटाइटिस सी है तो जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, पैड्स हैं, टिश्यूज हैं, इन सब से हमेशा इस चीज का खतरा रहता है कि कहीं हेपेटाइटिस से ट्रांसमिट तो नहीं हो जाएगी। द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये बिल्कुल बात सही है कि हेपेटाइटिस सी को ट्रांसमिट करने की ताकत रखता है, ये बहुत कॉमन नहीं है, ये मीडियम रिस्क एक्टिविटीज में आता है, लेकिन ये बात सही है कि आप इसके जरिए हेपेटाइटिस सी पा सकते हैं या हेपेटाइटिस सी दे सकते हैं। ये भी बात सही है कि अगर आप सेक्स परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या एनल सेक्स या एनी रफ सेक्स तो जो हेपेटाइटिस सी है उसके ट्रांसमिट होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर एसोसिएटेड HIV का इंफेक्शन है तो हेपेटाइटिस सी के ट्रांसमिट होने की जो संभावना
संभावना है वो और भी ज्यादा हो जाती है। जो हेपेटाइटिस सी की मीडियम रिस्क एक्टिविटीज हैं उनमें प्रेगनेंसी भी है। जो प्रेगनेंसी है या चाइल्ड बर्थ है उसके दौरान भी इस चीज का हमेशा डर रहता है कि कहीं हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट ना हो जाए। ये रिस्क स्मॉल है बट ये है कि कहीं ये ट्रांसमिट तो नहीं हो जाएगा। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर मदर को एचआईवी भी एसोसिएटेड है तो हेपेटाइटिस सी के ट्रांसमिट होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ेगी। ऐसे ही जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, डायलिसिस वाली यूनिट्स में काम करते हैं, उनमें हमेशा इस चीज की संभावना बढ़ जाती है कि जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें अगर नीडल स्टिक इंजरी होगी तो हेपेटाइटिस सी का जो इन्फेक्शन है उसके होने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आपको बिल्कुल चीज समझना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हेपेटाइटिस सी बिल्कुल भी नहीं फैलती, इसलिए इनको ध्यान से देखें। क्या ये खांसी से फैलती है? नहीं फैलती है। क्या छींक से फैल जाती है? नहीं फैलती है। ये हगिंग करने से या गले मिलने से या किसिंग करने से नहीं फैलती। अगर आप जो ना पानी का ग्लास या जो ना बर्तन शेयर करते हैं उनसे ये नहीं फैलती है। अगर आप फूड एंड वाटर घर में शेयर करते हैं उनसे ये नहीं फैलती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है जो बच्चे करते हैं, अगर निपल्स में कोई क्रैक्स नहीं है या उनमें कहीं कोई वुंड नहीं है तो ये नहीं फैलती है। जो कैजुअल कांटेक्ट है, आप शेक हैंड करते हैं, आप साथ में बैठते हैं, उससे ये इंफेक्शन नहीं फैलता है। जो हाई एंड मीडियम रिस्क जो एक्टिविटीज हैं जिनसे ये इंफेक्शन फैलता है वो मैंने आपके सामने रखे। नाउ अगर घर में किसी को हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन है तो आप ध्यान से देखिए कि जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं उनसे ये इंफेक्शन नहीं फैलता है। साइंस ऐसा मानती है कि घर में अगर किसी आदमी को हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन है तो हाउस होल्ड में जो बाकी लोगों को हेपेटाइटिस सी के फैलने की संभावना नियरली जीरो है। तो सिर्फ ब्लड ही वो एक आइटम है जो किसी तरह अगर आपकी बॉडी में एंटर होगा तो हेपेटाइटिस सी फैल सकता है। अदरवाइज जो रूटीन एक्टिविटीज हैं इनसे हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन नहीं फैलता। तो अगर हम हेपेटाइटिस सी को ध्यान से देखें तो स्टेजेस से गुजरता है। नंबर 1 वुड बी द इंक्यूबेशन फेज, द सेकंड वुड बी द एक्यूट हेपेटाइटिस, उसके बाद आएगी क्रॉनिक हेपेटाइटिस, उसके बाद आएगी सिरोसिस और उसके बाद आता है लिवर कैंसर। हर स्टेज पर इसको ट्रीट होने की जरूरत है। इसको अर्ली ट्रीट होगा, इससे बाहर निकलने का रास्ता तैयार हो जाता है। जो हेपेटाइटिस सी है आज की तारीख में ट्रीटेबल नहीं क्योरेबल इंफेक्शन है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई होना पड़ेगा। तो इसलिए रिस्क फैक्टर को समझ के इसको ट्रीट कराने में ही समझदारी है। अगर हेपेटाइटिस सी की स्टेजेस को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।